अच्छा, किसी को याद है कि हमने इंस्ट्रक्शन कहीं पढ़ा था? किसी को याद है क्या हम लोग ने टीचिंग में इंस्ट्रक्शन पढ़ा है कभी? ट्रेनिंग में पढ़ा था ना। ट्रेनिंग में पढ़ा था, ट्रेनिंग से अलग एक टॉपिक है ये इंस्ट्रक्शन। हमने ट्रेनिंग वहाँ में ही था शायद। हमने वहाँ पढ़ा था शाब्दिक अर्थ कौन कौन से अंतर हैं। हाँ, मैंने अरे उसमें 5 की में जो दिया था हाँ उसमें हाँ, याद इंस्ट्रक्शन आ गया, याद आ क्लैरिटी गया, था। याद आ गया। इंस्ट्रक्शन हाँ। क्लैरिटी था, उसके अलावा हमने कहीं और पढ़ा था क्या? अब आप ये आप आप भूलों को याद दिला दिया जाए, नहीं तो आप मन मन हमको गरियाएंगे कि हमने बात ही नहीं की थी इस पे। कहाँ गया जी? अरे उसमें भी है। ये रहा इंस्ट्रक्शन, देख रहे हैं? हाँ, हाँ, वही मैं बोलने वाली थी, लर्निंग वाले में भी है। इंस्ट्रक्शन में देखिए हमने क्या कहा था, लर्निंग सीखना, ट्रेनिंग वन स्किल की बात होती है। इंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप मतलब चरणबद्ध तरीके से। ठीक है। और यहाँ जिस इंस्ट्रक्शन का प्रयोग हुआ है वो आप जब पढ़ाने जाते हैं तब कैसे आप अनुदेश देते हैं, या कक्षा में आप कैसे चीजों को करते हैं, मतलब आप जब पहले कक्षा में जाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पिछले 2 सालों में इस इससे इतने ज्यादा प्रश्न बन के आए हैं, वो क्रम पूछता है आपसे कि निम्नलिखित को क्रम से लगाइए। ठीक है। जब आपसे ये क्रम से लगाने को पूछेगा तो आपको इसके लिए क्रम जो है ना, आपको नंबरिंग कर लेनी है 1 से लेकर 9 तक। इसको सारा क्रम से याद करना है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए, तो क्या है, सबसे पहले कहते हैं हमारे जगने भैया, जब कक्षा में जाते हैं सबसे पहले आपको गेनिंग अटेंशन मतलब छात्रों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। जैसे शिक्षक आता है, लोग खड़े हो जाते हैं, या होता है ना, शिक्षक आने पे सभी की तरफ अटेंशन देते हैं। सबसे पहले शिक्षक को जाना है तो उसको अटेंशन अपनी तरफ लेना है। ठीक है। मान लो बच्चे इधर हो हल्ला मचा रहे हैं तो जाके, कुछ लोग होते हैं ना, आके शांत रहो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मतलब आपको जाके पहले अटेंशन लेना है। फिर आपको जो सीखने वाला जो लर्नर है उसको बताना है कि आज हम लोग किस पे बात करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है आज आपका। ठीक है। उस पे हम बात करें, ऑब्जेक्टिव मतलब वैकल्पिक प्रश्न नहीं है। मतलब आज हम जिस पे बात करेंगे उस विषय के बारे में, मतलब होता है उसका जो, क्या कहते हैं, उसका शीर्षक है उसके बारे में बताना। जैसे आज हमको जाके तुलसीदास के बारे में बात करनी है, तो हमको बताना है कि आज हम तुलसीदास के बारे में बात करेंगे। फिर क्या करना है, आपको स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज। प्रियर नॉलेज क्या होता है, जो आपने उनके बारे में पहले पढ़ा है उसको रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब, अच्छा ये बताओ, फिर से पूछूंगा, रिकॉलिंग किस लेवल में आता है, मेमोरी टीचिंग लेवल के किस लेवल में आता है रिकॉलिंग? मेमोरी लेवल में। और सब बताएं। हाँ, मेमोरी लेवल में ही आता है। सृष्टि, जया, युगल। रिकॉल, रिमेम्बर, ये सब आता है किस मेमोरी लेवल? लेवल में। अच्छा। मेमोरी लेवल में। युगल भैया, सही बोल रहे हैं लोग? शायद, क्योंकि रिवीजन नहीं किया मैंने तो ध्यान नहीं है। ठीक है। सृष्टि, क्या मानना है? मेमोरी लेवल में आता है। अरे ठीक है, आप सबका एक ही मानना है तो कैसे मना कर सकते हैं। रिकॉलिंग हो मेमोरी लेवल में आता है। ठीक है। तो कहते हैं टीचर जब आ जाता है तो, टीचर जब आ जाता है, एक मिनट है, जब टीचर आ जाता है सबसे पहले वो क्या करता है, आपको क्या करना होता है कि पहले आपको जो पहले आप जो आप पढ़ चुके हैं अपना उसको याद दिलाना है। इसका मतलब आप समझते हैं क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब होता है, कोई समझा सकेगा क्या है ये, कि पहले के नॉलेज को क्यों बताना है आते ही? क्यों ना अपना हम विषय शुरू कर दें, पहले के ज्ञान की बात हम क्यों करते हैं? चलो बताओ सृष्टि, रेज हैंड कियो। क्योंकि अगर अचानक से आके किसी विषय के बारे में कोई शिक्षक बताने लगेगा तो बच्चे के लिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अरे ये क्या ही बता रहे हैं जो मुझे नहीं पता है। हम्म, अगर आप उसको पहले उसके प्रायर नॉलेज यानी कि पहले से वो जो जानता है उससे कनेक्ट करेंगे, हम्म, उससे जुड़ेंगे वो, तो वो बच्चा जानेगा कि उसको लगेगा कि अरे ये तो मैं पहले से जानता हूँ, अब इसके आगे की चीज़ें मुझे जाननी है, तो उसमें उत्सुकता भी आएगी हम्म, उस चीज़ को जानने के लिए। तो सही बताया आपने। देखिए, एक बात मेरे साथ मैंने पूछी थी चेनिंग की, याद है? तो मैं चेनिंग, हम लोग बात कर रहे थे लर्निंग में चेनिंग, हाँ 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 जैसे कि हाँ। चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ जो होती है। ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम आते ही कोई नया विषय पढ़ाने लगेंगे, ठीक है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं आऊँ, अगर मैं आपको, मुझे तुलसीदास पढ़ाना है,
तो पहले आप कि उसके बारे में बात करें जो आपने बचपन से सुना होगा तुलसीदास के बारे में, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने ये किया वो किया है। तो आप उनसे तब जुड़ पाएंगे, चेनिंग जो प्रोसेस नहीं होती, आप उनसे जुड़ पाएंगे। अगर मैं आते शुरू कर दूं मेरा पत्रिका के बारे में बताना, आप आधे लोग समझने में चले जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है, तुलसीदास की किसके बारे में बात हो रही है। तो पहले आपको वो बताना है बच्चों को जो पहले से जानते हैं, ठीक है, उनको याद दिलाना है। अगर आप मैथ्स पढ़ाने आए हैं, परसेंटेज पढ़ाने आए हैं, तो पहले उनको बताइए परसेंट क्या होता है, कैसे परसेंट निकाला जाता है, फिर आप परसेंटेज समझाइए उनको कि कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि आज आपको जो पढ़ाना है आप उस इंफॉर्मेशन को आप बताइए बच्चों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग गाइडेंस है। ठीक है, आप लोग को इसमें क्या करना है, गाइडेंस देना। समझते हैं आप क्या होता है गाइडेंस देना? मतलब ये होता है कि आपने चीजों को पढ़ाया है ना, अब आप माफ कीजिएगा जी, आपको अब गाइडेंस देना है। ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको आपने इंफॉर्मेशन दे दी, अब उनको एक रास्ता दीजिए। रास्ता कैसे देंगे? जो इनिशिएटिंग परफॉर्मेंस है इसका आपको बहुत अर्थ मिलेगा। आज मैंने सर्च किया, उसमें ये था कि आप उनसे चीजों को निकलवाइए। जैसे हमने एक बात की थी ब्रेन, किसी को याद है ब्रेन क्या होता है, कोई बताए? स्वाति हाँ, या उसमें माइंड को पूजा? बहुत मस्तिष्क को बहुत जोर दिया जाता है कि ये जो चीज़ है बहुत ही कीमती है, इसके बारे में जानो। मतलब नहीं माइंड को नहीं पूरा नहीं, उसके ब्रेन बारे में स्टॉर्मिंग जानकारी दे दे के प्रभावित नहीं, कर दिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी नहीं। चीज के बारे में सोचना होता है। हाँ, उसको किसी चीज सोचना, पे उसको हर तरह से सोचने पे देखना, सोचने पे चिंतन मजबूर जिसको करना। कहते हैं। हाँ, सोचने पे मजबूर करना ना। आप आते हैं, आप बच्चों को तो कहेंगे कि आप वही दिमाग को इंफॉर्मेशन द्वारा। नहीं बता, उसमें आपको बताना नहीं, उसमें आपको सुनना है। मेन मुद्दा ये है उसमें। देखिए आपको क्या करना है ना कि आप जाएंगी, आप उस बच्चे को बोलेंगे, जैसे आज मैं क्लास में गया, मैंने बोला जो सबसे अच्छा कविता क्या होती है उसके ऊपर लिख देगा, उसको मैं पुरस्कार दूंगा। या कविता क्या है कौन बता सकता है? तो बच्चे अपने मन में सोचेंगे हाँ कविता क्या है, उनके मन में जो विचार पहुंचते हैं उसको ब्रेन कहते हैं। तो वही यहाँ पे इनिशिएटिंग है। वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए, उनके अंदर चीजों को निकलवाइए और जागृत करना इसको कहते हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या है, मतलब मैंने बिना पत्रिका पढ़ाया, मैं फर्स्ट पब्लिक पढ़ाया मैंने, ठीक है। मैं अंत में आपसे पूछूंगा चलो बताइए, मैं आपको गाइडेंस दूंगा ना कि आपको ऐसे ऐसे ये सब याद करना है, 9 क्रम है, ये तो गाइडेंस ही हुआ ना। अब देखिए मैं आया पहले, मैंने कहा हेलो मेरी आवाज जा रही है, गिनी का टेंशन हुआ। मैंने बोला आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में गगने को पढ़ेंगे, 91 टाइम इंस्ट्रक्शन। ये क्या हो गया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, फिर मैंने आपको ले गया मैं क्या क्या होता है इंस्ट्रक्शन, हमने रिकॉल किया आपको प्रियर नॉलेज को। अब हम जब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं कि आप इनको क्रम से याद कीजिए, जरूरी क्यों है, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अभी जो हमने आपसे पूछा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, फिर आपसे चीज़ों को ले रहे हैं, आपने जो आपके अंदर कुछ कमियां हैं, फिर आपको हम फीडबैक दे रहे हैं कि आपको हम फीडबैक दे रहे हैं क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, मतलब समझेंगे कि हाँ, आप कितना हद तक चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कितनी चीज़ें भूल रहे हैं। अंत में क्या है कि हम आपके जो रिटेंशन और ट्रांसफर है बातों का, विचार और ये सब चीज़ों को अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे पढ़ाई को। ठीक है, याद करने की क्षमता को और बताने की क्षमता को आपकी और मेरी दोनों बेहतर होगी। ठीक है, ये क्रम आप कुछ कुछ समझ पाए हैं कि नहीं अभी? ये क्रम क्या है इनका, जब एक शिक्षक पढ़ाने जाता है तो क्रम कैसे काम हाँ, समझ करते हैं? में आ गए, लेकिन एक बार और बता दो। हाँ फिर बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा। देखो जो गैगने हैं वो कहते हैं कि उन्होंने पहले लर्निंग की पूरा थ्योरी दी, कैसे से लर्निंग काम करती है। तो जो पढ़ाने वो बताते हैं कि इंस्ट्रक्शन आपको अनुदेश कैसे देने हैं बच्चों को। आप एक कक्षा में जाते हैं, देखिए एक अच्छा शिक्षक आप कैसे निर्धारित करते हैं, आप कैसे निर्धारित कर पाते हैं कि आपके प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं? उनमें यही सारे गुण होते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ना की तुम्हारी बिहेवियर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी। एक मिनट एक मिनट। बस बीच में आवाज चली तुम्हारी गई। आवाज ही नहीं आ रही अब आ है। रही है? हेलो, अब आ रही है? हेलो। अब आ रही है, बीच में चली गई थी, तो अ- थोड़ा फिर से बोल दो। हाँ मैं कह रहा फिर था से बोलो। कि हम लोग एक अच्छा शिक्षक या खराब शिक्षक कैसे निर्धारित करते हैं। शायद उनके अंदर कुछ, हमने एक बात की थी की बिहेवियर के बारे में, और किसके बारे में बात की थी हमने, हेल्पफुल बिहेवियर के बारे में। अब कोई जल्दी से पांचों की बिहेवियर बता दे तो।
एक है जो लेसन क्लैरिटी था, इंस्ट्रक्शन क्लैरिटी था, टीचर क्लास ओरिएंटेशन था, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, कुछ ऐसे करके था। और हेल्पफुल बिहेवियर कोई और बताए, देख के ही बताओ, जैसे नोट्स बनाओ देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हेल्पफुल बिहेवियर क्या कहते हैं? using student ideas, instruction, हम्म, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग और provising, teaching afresh. ठीक है। हाँ, तो मतलब यही था ना, क्वेश्चनिंग था, प्रोबिंग था, यही सब था। तो आपको चीज़ें याद रखनी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जब इतना शिक्षक के अंदर इतने गुण हो गए, तो जो शिक्षक है वो शिक्षक आगे कैसे अच्छा बनेगा, तो शिक्षक के अंदर ये गुण और भी होने चाहिए, ठीक है। गुण मतलब ये है कि आप कक्षा में जाके कैसे लोगों को अपने प्रति आकर्षित करें, कैसे आप कक्षा बेहतर कर सकते हैं। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको जो नेट की पात्रता मिलेगी, एक शिक्षक होने की पात्रता मिलेगी, उसमें आप एक अच्छा शिक्षक कैसे बने, उसके लिए सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको जब कक्षा में जाएंगे, आप अपने आप को एक बार इमेजिन कीजिए, ठीक है। मैं हमेशा बात करता हूँ, हमेशा कहता हूँ अपने आप को इमेजिन कीजिए। आप अपने आप को वहां ले जाइए कि आप कक्षा में जा रहे हैं। आपने सबसे पहले अटेंशन, मतलब आप गए, खड़े हुए, आपने बोला, मतलब आप खड़े हुए, आप लोग खड़े हुए, आपको देख खड़े हुए, आपने बोला शांत शांत रहिए, ठीक है। या आपने जो बोला, आपने अटेंशन अपनी तरफ किया लोगों का, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अगला काम पढ़ाते समय ये करना है कि आज आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, उसमें क्या पढ़ाएंगे आप ये बताइए, ठीक है। हम जैसे कि आप पढ़ाने गए, किसी हिंदी पढ़ाने गए, तो आप कबीरदास के पद पढ़ाएंगे कि उनके क्या साखी वगैरह क्या पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताइए। फिर उनके जो प्रीवियर, मतलब उन्होंने जो पहले जानते हो, जो आपने पहले पढ़ा चुके हैं आप, या वो पहले से जानते हो, पहले कक्षा में उन्होंने पढ़ा हो, उसको उनको याद दिलाइए कि ये ऐसा जुड़ता हुआ है, जो चेनिंग जिसमें आती है ना, कि आप उनको उस चीज़ से जोड़िए। उसके बाद जो आज आपको पढ़ाना है, आप उसको पढ़ाइए। फिर पढ़ाने के साथ साथ उनको एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन दीजिए कि चीज़ों को कैसे उनको पढ़ना है और कैसे चीज़ों को अच्छा समझें। और जब आप पढ़ाएंगे और उनको गाइडेंस दे रहे हैं ना, उसी बीच आप उनसे भी सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, उनके अंदर से चीज़ों को निकलवाइए, ठीक है। और जब वो चीज़ों को बताएंगे, देखो मेरा मानना है कि अगर सामने वाला कल आपको शिक्षक बनेंगे, कोई गलत बताता है उसको कभी डांटिए मत। आप ये कहो, हिम्मत तो कर रहा है बताने की ना। दुविधा क्या है कि हमारे हमारे शिक्षण का वो रहा है पूरा, हम बचपन से जिसमें पढ़ते आते हैं, अधिकतर शिक्षक क्या करते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं और आपसे पूछेंगे नहीं आपको समझ में आया नहीं आया, या आपके मन में कुछ प्रश्न है आपको नहीं पूछने देते हैं। आपके जहाँ पे समय पढ़ रहे हैं आप, आपके विश्वविद्यालय में कई लोग ऐसे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चा पूरी तरह निखर नहीं पाता, उसके जो अंदर गलतियां हैं ना, कमियां बाहर बाद में दिखती हैं जब वो आगे पढ़ता है, आगे किसी से बात करता है। तो आप उससे चीज़ों को निकलवाइए कि उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जब चीज़ें निकल जाएंगी ना, तो उनको आप जब शिक्षक बनेंगे सकारात्मक फीडबैक दीजिए। ऐसे ही मत लगे गरियाने कह रहे कितना गलत, अभी फीडबैक बारे में हम आगे जस्ट पढ़ेंगे। तो आप उनको बताइए कि हाँ आपने ये गलतियाँ की, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, ये सही है, ठीक है। आप ये बता दीजिएगा, आपने उनको फीडबैक दे दिया कि हाँ आपने सही किया, आपने बताया कि ये गलतियाँ हैं। फिर आप अपने मन में चीज़ों को एसेस कीजिए कि बच्चे आपकी बातों को कितना समझ पाए हैं, कितना नहीं समझ पाए हैं। और जो चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर आप क्या कीजिए, इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, मतलब उनको अच्छे से समझाइए, अपने विचारों को अच्छे से उनके तक पहुंचाइए। ये 9 आपको क्रम या कुछ समझ में आया क्यों? कोई बताए कि इनको, मैं बार बार कई बार बोल चुका हूँ, कोई बताए कि इनको क्यों रखा गया है इस सिलेबस में, ये 9 यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्यों रखा गया है? कोई बताए? कोई भी? सृष्टि जरा फिर से क्वेश्चन पूछना, मतलब हमको आवाज थोड़ी नहीं आई थी क्लियर। कह रहा हूँ कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 9 यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों को शिक्षण में हमारे सिलेबस में रखा ही क्यों गया है, क्यों रखना है? क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि एक टीचर जब बताते हैं और पढ़ाते हैं, तो वो किस तरह, मतलब उनके स्टेप्स क्या होने चाहिए ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। जैसे गेनिंग अटेंशन है, तो आप जब क्लास में जाओगे और आप अपने ही, मतलब ऐसा जनरली होता है कि टीचर्स आता है तो बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन होता है कि कुछ कभी कभी अपनी तरफ टीचर्स को अटेंशन खींचना पड़ता है। तो वो हम्म, आएगा क्लास में कुछ बोलेगा कि मतलब तो बच्चों का ध्यान जो इधर-उधर रहेगा, वो भी उसकी तरफ हम्म, थोड़ा आ जाएगा। उसके बाद हाँ, फिर बस बस इन्फॉर्मिंग बस, एक लर्नर ऑफ एक एक ऑब्जेक्टिव, नहीं वही जो नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे एक कि वो रुको थोड़ा-सा रुको हमें रुको पहले का रुको बता देगा। रुको रुक जाओ, एक बता दी ना। चलो, अब पूजा, पूजा तुम अगला 2 बताओ, ठीक। अगला 2 क्या है, अगले 2 में क्या होता है?
दूसरा और तीसरे इवेंट में क्या है? पूजा मेरी आवाज जा रही है आप तक? मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसका। इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स मतलब कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मतलब शांत कराने के बाद उनकी जो पहले की नॉलेज है उनको पहले जानना कि वो लोग नहीं क्या नहीं, क्या ये सीखे दूसरा हैं देखो, ये अब तक। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या कहता है ये ऑब्जेक्टिव के बारे में, मतलब आप जो आज पढ़ाने वाले हैं ना, आप बताइए आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मतलब साफ कर देखिए। आप इसको हिंदी में लिख दीजिए, हम तो हिंदी में लिखते हैं इसको। कि आप पहले जाइए, अटेंशन मतलब ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। फिर उनको ऑब्जेक्टिव बताइए कि आपको आज क्या सीखना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो पहले पढ़ा है उसको उनको याद दिलाइए कि वो क्या उन्होंने पहले पढ़ा, उससे कैसे ये चीज़ मिलती जुलती है। मतलब ऐसे जब आप तुलसीदास पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो उसके पहले बच्चे 12th में तुलसीदास का जीवन परिचय लिख के आते हैं, या उसके बाद बीए में पढ़ते हैं। तो आप तुलसीदास के बारे में मोटी मोटी चीजें बताइए, जन्म कब हुआ, ये कैसे कैसे हुआ। एक उनके एक चीजों को जो वो पहले वो सीखे हैं, लगभग वो चीजें बता दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो कौन बताएगा? स्वाति। स्वाति अगला बताओ, अगला क्या है? ये बताओ, ये क्या है? प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है स्वाति? हेलो। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन जैसे टीचर जब आएगा क्लास में तो आज उसे क्या पढ़ाना है उसका वो इन्फॉर्म करेगा उस मतलब वो, टॉपिक को। हाँ, उस टॉपिक को पढ़ाएगा। दूसरे में तो यही हुआ ना कि हाँ पढ़ाएगा। दूसरे में तो अपने टॉपिक बताया क्या पढ़ाएगा ना। अब चौथे में वो टॉपिक को हाँ पढ़ाएगा। ठीक है। प्रेजेंट करेगा वो। हाँ, तो ठीक है, अगला बताएंगी क्या कहते हैं, सृष्टि बताओ अगला, प्रोवाइडिंग गाइडेंस क्या होता है? किस हिसाब से मार्गदर्शन करेगा वो? जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बताएगा कि अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है उसको आप कैसे रिटेन रख सकते हैं, आगे उसको क्यों याद करना है, कैसे याद करना है, ये गाइडेंस के रूप में वो हाँ, बताएगा। कि क्यों जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बहुत सही है। और आगे विभास, ये क्या है? चीजों को बाहर निकालना है इसमें, क्यों निकालना है चीजों को बाहर, क्या पूछ वही रहे हैं? टीचर पूछेगा मतलब बच्चों से कितना तैयार हुआ कितना नहीं, फिर उसके बाद फीडबैक देगा। हाँ, तो मतलब वो पूछेगा कि प्रश्न पूछेगा, बच्चे बताएं कि उनके मन में क्या चल रहा है इस सब चीजों को लेके। ठीक है, तो समझेगा कि हाँ अभी वो कितना समझ पाए हैं चीजों को। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में आपको 3 याद ही है, प्रोवाइडिंग फीडबैक देगा, फिर क्या करेगा, परफॉर्मेंस को असेस करेगा, और लास्ट में क्या करेगा, रिटेंशन मतलब उनको और समझाएगा, परफॉर्मेंस देख कैसे आप कितना कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा, चीजों को और बेहतर करके आपको समझाएगा, याद करवाएगा, और आप बातों को अपने आप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि इसको इवेंट क्यों, इवेंट मतलब हम लोग त्योहार जानते हैं ना, कोई इवेंट है, इसको इवेंट ही क्यों कहा गया? क्यों नहीं कहा दिया गगनेश 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन? किसने सोचा है बात कि इवेंट ही क्यों क्योंकि कहा? इवेंट्स जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब स्टेप से। मतलब देखो, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट भी है और एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, हम्म। इसलिए इसको शायद इवेंट कहा जाता है। हाँ, ये भी, मतलब और हमें ऐसा लगता है। एक चीज ये भी है कि गगने को जब लोग जितना पढ़ेंगे ना, गगने जो है लर्निंग या टीचिंग को बहुत महान मानते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में चीजें हैं ना, इसके बिना, शिक्षा के बिना चीजें अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए इसको इवेंट कहते हैं। तो आप इसको सीखिए, और मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको जितने 9 चीजें हैं ना, आप इसको क्रम से अभी लिख लीजिए। इसको क्रम से याद कर लीजिए, एक एक क्रम से, क्योंकि बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा इससे। आपसे 4 दे देगा, उसका क्रम पूछ लेगा कि क्रम से लगाइए इसको। एक मान लीजिए पहला दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, याद रखिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है अभी? इसमें बस वही था कि कक्षा में जो नहीं शिक्षक का, आगे बढ़ो। हाँ, जब कक्षा में शिक्षक आता है तो कैसे कैसे अपने शिक्षण को आगे ले जाता है, मतलब उस प्रक्रिया में कैसे वो आगे जाता है। ठीक है, कैसे आपको समझाना चाहिए चीज़ों को बच्चों को। ठीक है, इसको क्रम आप लोग याद रख लीजिएगा, क्रम से ही प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है, और ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्रम पूछेगा आपसे। अब देखिए क्या है कि अब फीडबैक के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने एक चीज़ यहाँ देखो, शिक्षण से जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ पढ़ा फीडबैक प्रोवाइड करना है। देखिए फीडबैक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जब आपको बच्चा उत्तर दे रहा है,
तो उत्तर किस प्रकार का है, ठीक है। तो अब ये जो फीडबैक होता है, ये शिक्षक को भी मिल सकता है, मतलब शिक्षक भी दे सकता है, बच्चे भी दे सकते हैं। अधिकतर बच्चों को ही लेके इसको केंद्र बनाया गया है कि बच्चों का फीडबैक कैसा हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने तो आप लोगों से पूछा कि आपको समझ में आया, आपने कहा हाँ समझ में आया। क्या है कन्फर्मेटरी, आप चीज़ों को कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें समझ में आई हैं। पहला फीडबैक है कन्फर्मेटरी, मतलब चीज़ों की पुष्टि करना, ठीक है, कि हाँ चीज़ें समझ में आई हैं आपको। अगला है करेक्टिव फीडबैक, मतलब मैंने बात कर, मैंने कुछ अंग्रेजी का शब्द गलत, जैसे कि एक चीज़ है आपको मैं बताऊं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया कि अच्छा ठीक है, मान लो गाय के 2 पैर होते हैं और ऐसा ऐसा होता है। फिर आपसे पूछा समझ में आया, तो कि हाँ हाँ गाय के 4 पैर होते हैं, आपने ऐसा बताया। मतलब आप सामने वाले को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। करेक्टिव फीडबैक क्या होता है, आप सामने वाले को जब करेक्ट करते हैं, कोई गलती कर रहा है उसको उसको करेक्ट करके उसको बता रहे हैं, उसको एक ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कपड़ा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा लग रहा है तो कन्फर्मेटिव फीडबैक है। अगर आप बोले कि यार इसको आप ऐसा कर दीजिए, इसको थोड़ा बटन ये खोल दो वो कर दो, क्या है ये करेक्टिव, आप सामने लोग करेक्ट कर रहे हैं ना, ये करेक्टिव फीडबैक है। शिक्षण में कैसे होगा कि आपने कुछ चीजें गलत बताई हैं, कुछ इधर उधर हो गए, तो करेक्टिव फीडबैक। और शिक्षक कैसे करेगा ये चीज, अगर बच्चा कुछ बता रहा है, वो थोड़ी सी गलती कर दिया, तो वो करेक्ट करेगा उसको कि हाँ आप यहाँ सही कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला फीडबैक टॉपिक क्या है, वो आता है रेमेडियल फीडबैक। रेमेडियल मतलब होता है कि राइट डायरेक्शन में बातें चल रही हैं। जैसे आपको याद होगा जब कृष्णमोहन सर पढ़ाते हैं, तो कुछ पूछते हैं, अगर बच्चा पहुंचता है तो कहते हैं कि हाँ लगभग आप सही दिशा में हैं। मतलब आप पूरा वो नहीं बता पा रहे हैं, कन्फर्मेटरी सामने शिक्षक के लिए एकदम सही नहीं है, लेकिन आप सही दिशा में हैं। करेक्टिव रेमेडियल देखिए ये सब इंडिपेंडेंट है, जुड़े नहीं दूसरे से, ठीक है। रेमेडियल मतलब वो भी है लेकिन वो एक राइट डायरेक्शन में है। करेक्टिव, अच्छा कोई बताए रेमेडियल करेक्टिव से कैसे अलग है, कोई बताए। जो रेमेडियल फीडबैक है सही दिशा में उत्तर है वो। करेक्टिव पूरी तरह से सही होता है और रेमेडियल में आप एक तरह से मतलब बता रहे हो कि पूरी तरह से नहीं सही है, लेकिन जहाँ जो सोच रहा है वो सही डायरेक्शन में सोच रहा तो है। हम ये सोच रहे थे, हम एक क्वेश्चन भी है कि क्या प्रोबिंग के अंदर आ सकता है रेमेडियल फीडबैक जो है? हाँ आ सकता है, मतलब आएगा तब जब फीडबैक दिया जाएगा, क्योंकि प्रोबिंग तो पूछना ही होता है ना। मान लो आपने फीडबैक ही नहीं दिया तो लेकिन आएगा ये रेमेडियल उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्रोबिंग के अंदर आ जाएगा ये। अब करेक्टिव फीडबैक मतलब कोई और बताया करेक्टिव फीडबैक मतलब आपने क्या समझा शुरू, अब हम आगे नहीं जाएंगे ज्यादा। शुरू के तीनों आप लोग बताइए कि इसमें बच्चा या तो हाँ हाँ अच्छा, बताओ बोलो। करेक्टिव में बच्चा या तो पूरी तरीके से गलत बता सकता है या फिर सही बता सकता है, तो वो टीचर करेक्ट करेगा कि आप यहाँ सही हैं, हाँ मतलब या गलत हैं। मतलब, हाँ मतलब और करेक्ट अगर वो करता है, सही गलत है तो वो करता है। सही करेगा उसको। हाँ और लगभग कंफर्मेटरी क्या लगभग होता सही है, भी तो हो सकता है। लगभग लगभग अगर सही हो लेकिन जाएगा तो। रेमेडियल में होगा कि वो उस दिशा में जाए। संजीव जी अगर जैसे मान लीजिए लगभग लगभग सही है तो कह दे। रेमेडियल में होगा कि वो उस दिशा में जाता रहेगा। हाँ हाँ तो वो रेमेडियल हो जाए, जैसे कि अगर आपने कहा ना कि लगभग लगभग सही है, वो सही है तो उसको करेक्ट करने की जरूरत थोड़ी है। फिर आप वो कहेंगे कि रेमेडियल मतलब सही दिशा में जा रहा है, उसको थोड़ा और बताने की जरूरत है। करेक्टिव में आप कुछ गलतियां करते हैं, कुछ गलती इसको आपको करेक्ट किया जाता है वहां पे, ठीक है। मतलब आप कुछ गलती करते हैं वहाँ करेक्ट होता है। कन्फर्मेटरी सबसे आसान है कि आप कंफर्म करते हैं फीडबैक के थ्रू कि हाँ बात समझ में आ गई या बच्चे ने सही बताया, ठीक है। करेक्टिव में क्या आप थोड़ी सी कहीं गलती करते हैं, शिक्षक आपको सही करता है वहां पे कि आपने यहाँ थोड़ी सी गलती की, आप इसको सही कर लीजिए। रेमेडियल में क्या हो अंशतः सही रहता है, कहीं गलत नहीं रहता हो। मान लीजिए से कि मैं आपसे पूछूं तुलसीदास के बारे में, तो आप तुलसीदास के बारे में बताना शुरू किया आपने, अब मैं पूरी कक्षा में केवल आपका नहीं सुन सकता। मैंने बातें सुनी, आपने लगभग लगभग सही बताई, तो मैं कहूँगा हाँ सही, मतलब सही जा रहे हो, ठीक है बैठ जाओ। अगर आपने मान लीजिए उनकी जो है बोल दिया कि तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस ब्रज में है, मैं कहूँगा नहीं नहीं अवधि में, ठीक है आगे चलो। अब मैंने जब करेक्ट किया आपको ना करेक्टिव फीडबैक, अगर मैं ये बोलता नहीं है आप सही बता रहे हैं, रेमेडियल में गलत नहीं होता, याद रखिए रेमेडियल में सही दिशा में जाता रहता है वो। अगला क्या है, इंफॉर्मेटिव फीडबैक। इंफॉर्मेटिव फीडबैक मतलब क्या होता है, ये आप देखें कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं कि आपसे जब कोई चीज पूछते रहते हैं ना तो आपको चीजों की जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछा कि क्या कहते हैं, हाँ जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो ये है, मैंने कोई नए कवि को पकड़ लिया, ठीक है, कोई नया कवि है, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने आपसे पूछा कि जो हमारे निराला हैं पंथ में क्या फर्क है, ठीक है, उनके जो प्रकृति वर्णन से जो क्या फर्क है।
मान लिया आप बताना शुरू किए, ठीक है, मैं आपको बीच में रोका और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उनके बारे में कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। यहाँ देखो, रेमेडियल क्यों नहीं है, यहाँ डायरेक्शन कोई बात नहीं, आप सही दिशा में आपको मैं बैठा नहीं रहा हूँ कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसी बीच में रोक के जानकारी दे रहा हूँ। रेमेडियल में जानकारी नहीं, करेक्टिव में आपको सही किया था, जानकारी नहीं दी जाती। इन्फॉर्मेटिव में आप सही तो हैं, पर आपको जानकारी उसमें बढ़ा के दी जाती है। वैसे मैं फिर आऊँ भक्ति काव्य में से आपको, मैं तुलसी के बारे में मैंने आपसे पूछना शुरू किया आपसे, ठीक है, आपने ये सब चीज़ें बताई। या मान लीजिए निराला को पकड़ लीजिए, आप निराला को बताना शुरू किए, ठीक है, फिर मैं आपको बताया कि राम की शक्ति पूजा के बारे में आपने बात की कि सर राम की शक्ति पूजा उनका बहुत अच्छा है, ये है, मैं कहूँगा हाँ आप सही कह रहे हैं, राम की शक्ति पूजा बहुत अच्छा है। उसमें जो है पहले जो प्रारंभ की 18 लाइनें हैं वो पूरा वीर रस से ओतप्रोत है। मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी ना, मतलब मेरा फीडबैक जो था उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव फीडबैक हुआ। अगला क्या है, एनालिटिकल फीडबैक है। एनालिटिकल में क्या होता है, आप एनालिटिकल आप समझ लिया, अधिकतर संख्या से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। संख्या से जुड़ा मतलब क्या होता है कि एनालिटिकल एक प्रकार से आप कह सकते हैं एनालिसिस करके दिया हुआ फीडबैक। एनालिसिस मतलब समझते नहीं, एनालिसिस क्या होता है, किसी चीज का एनालिसिस करके देना। कोई बताए कि एनालिसिस, आपको पता होगा एनालिसिस क्या होता है। विश्लेषण जिसे कहते हैं, विश्लेषण, विश्लेषण करके फीडबैक देना। जैसे आपने, जैसे कि मान लीजिए विदिशा ने कुछ बताया, मैं उसको तुरंत करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, करेक्टिव फीडबैक मेरा नहीं है, मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ कि हाँ आपने ये सही बताया, ये गलत बताया, ये और बेहतर हो सकता था, ये ऐसा हो सकता, मतलब मैं विश्लेषण करके आपको जवाब दे रहा हूँ, प्रत्युत्तर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करके आप दे रहे हैं उसको। अंतिम के दो फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, आप सब जान गए होंगे। कोई बता दे कि निगेटिव फीडबैक क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, कोई बताए। सृष्टि, सृष्टि हमको बताओ निगेटिव फीडबैक क्या हाँ, होगा। पता है। बताओ वैसे, तुम्हें बताओ, निगेटिव बताओ। नेगेटिव फीडबैक जिसमें ना मतलब हो, जैसे कि किसी ने कुछ बताया, ठीक, हम्म कि मतलब और वो गलत बता रहा है। हाँ, हम्म तो उसको मतलब टीचर्स ऐसा बता रहे हैं, उसको डांट दिया या कुछ उसको बोल दिया कि नहीं तुम सही नहीं बता रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप का। तो वो जब हम्म, उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। हाँ, और संजीव बताओ पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा फिर। संजीव, मैं बताऊं? बताओ बताओ। जैसे स्टूडेंट ने कुछ बताया है, तो हम्म, टीचर उसको बोलेगा आपने बहुत अच्छा बताया है, आप बहुत अच्छा और बता सकते हैं। एक तरीके हाँ, से स्टूडेंट को प्रोत्साहित नहीं नहीं, करना। देखो फंस गए, आप बेहतर बता सकते हैं, फिर आपको रेमेडियल नहीं चला जाएगा राइट डायरेक्शन में। देखिए आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए, ठीक है, जो पॉजिटिव निगेटिव से थोड़ा अलग है, ठीक है। आपने जो बताया ना सही, और बता सकते हैं पॉजिटिव में ही आएगा, कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव से अलग है थोड़ा, इसमें से कई निगेटिव में जाएंगे, कई पॉजिटिव में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए राइट डायरेक्शन तो पॉजिटिव फीडबैक हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, करेक्टिव आपका पॉजिटिव निगेटिव किसी में कह सकते हैं, पर पॉजिटिव में ही मानिए, ठीक है। तो ये मिला हुआ है पॉजिटिव निगेटिव। स्वाधीन से बताया कि हाँ, आप टीचर बताएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपने सही बताया है। सृष्टि आप बताइए एनालिटिकल फीडबैक क्या होता है। सृष्टि, सृष्टि, हाँ। एनालिटिकल फीडबैक क्या होता है। अगर कोई फीडबैक मिला है, मतलब किसी शिक्षक ने, एज एग्जांपल बता रही हूँ कि हाँ, शिक्षक अगर किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा और उसने बताया, कुछ आंसर बताया, तो जब एनालिसिस करके टीचर फीडबैक देता है स्टूडेंट को, जैसे कि बोला कि हाँ आपने ये तथ्य सही बताया है, हम्म, यहाँ आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, हम्म, इसको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सजेशंस रहे, रिकमेंडेशन रहे, जैसे कि आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं इसका जवाब, तो वो हम्म, एनालिटिकल फीडबैक में आएगा। हम्म, ठीक है। और अब जो है अभिषेक भाई हैं, नीलकमल हैं, और रुपेश भाई हैं, संजीव हैं, सब आप लोग मुझे बताइए कि करेक्टिव फीडबैक क्या होगा।
कोई एक बता, करेक्टिव फीडबैक क्या होता है? रुपेश, अभिषेक, कोई किसी भी। भी चीज में जब सही करके बताना, मतलब कुछ पूछा जाए तो उनमें क्या खामियां है वो बताना करेक्टिव फीडबैक के अंतर्गत हाँ, आएगा। उसको सही करके बताना, कुछ गलतियां उसको सही करके बताना। रेमेडियल फीडबैक क्या था? रेमेडियल फीडबैक वही था कि भाई क्या कहते हैं, एक सही दिशा में आप जा रहे थे, आप ये चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और सुरभि हैं, विभास हैं, युगल हैं, आप लोग बताइए इंफॉर्मेटिव फीडबैक क्या होता है? जैसे कोई भी आप जानकारी दे रहे हैं उसमें गलत बता दिए तो जानकारी मतलब टीचर बढ़ा के दे दे, कोई इन्फॉर्मेशन और देगा उसके हाँ, नहीं साथ नहीं, साथ। यहाँ देखो, बस है गलत बताए जरूरी नहीं है, सही बता सकता है, पर आप उसको रोक के थोड़ा और उसके बारे में ज़्यादा बता दे रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं। ठीक है। तो ठीक। गलत वाला अधिकतर करेक्टिव में ही रहेगा, जब गलत है उसको करेक्ट करके बताएगा। ठीक है। आप भी याद रखना, कभी कभी प्रश्न इससे आ जाते हैं। ठीक है। पर आप जो इसके पहले, इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताइए? इतने प्रकार में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। पॉजिटिव का क्या होगा? पॉजिटिव मतलब ये होता है कि सकारात्मक फीडबैक। रिमाइडल क्या होता है? रिमेडियल मतलब होता है राइट डायरेक्शन, आप सही दिशा में जा रहे थे, आप बच्चे को ये समझाते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब आप गलत नहीं। पर जैसे कि मान लीजिए शालिनी को पिछली क्लास में जब खड़ी हुई बताने के लिए, क्या कहते हैं, विद्यापति की कक्षा थी ना, कि रसखान की कक्षा में, तो सर ने आपको बैठा दिया, हाँ आप सही हैं, ठीक है बैठो। तो ये रेमेडियल मतलब आप सही दिशा में जा मारे रही को हैं, मर जाऊंगी। सही दिशा में आप जा रही हैं। ठीक है। ठीक है, बोल लो, तुम्हारे पापा वीडियो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेमेडियल फीडबैक है। ठीक है। अब आगे क्या है कि पॉजिटिव आपने पूछा, पूजा जी। पॉजिटिव में क्या होता है ना, कि सकारात्मक से कन्फर्मेटरी, मतलब बच्चे को समझ में आ गया है, या शिक्षक जब सुनता है कि हाँ बच्चा सही बताया है, तो आप कंफर्म करते हैं कि हाँ आप सही हैं, कंफर्म करते हैं। ये पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है। कि शिक्षक ने आपको अच्छा बोला, हाँ आपने अच्छी चीजें बताई हैं, आपने सही बताया है। ये पॉजिटिव। अगर शिक्षक ये बोले नहीं आप गलत बता रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ये निगेटिव हो गया ना। सबसे देखिए पॉजिटिव क्या होता है, सकारात्मक। आप बोल रहे हैं कि इससे रेमेडियल फीडबैक है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हो गए, पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है। जैसे करेक्टिव फीडबैक को लोग निगेटिव में रखते हैं, कि आप गलत बता रहे थे, आपको सही किया गया। ठीक है, पर वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। और इन्फॉर्मेटिव फीडबैक जो है, ये तो मान लीजिए है ही नहीं कुछ, एनालिटिकल विश्लेषण वाला है, आपको पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। जब आपको विश्लेषण करके बताया जाएगा, हो सकता है अगर आपने ज़्यादा सही बताया तो सकारात्मक पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, अधिकतर तथ्य गलत बताएं तो निगेटिव फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया पूजा क्या है पॉजिटिव फीडबैक? हाँ, समझ में आ गया। क्या है? बच्चा सही बता रहा है तो उसको बताना कि हाँ आप सही बता रहे हैं। हाँ, मतलब सकारात्मक उत्तर देना ना। अब कोई अच्छा बता रहा है तो हाँ। गरियाएंगे है नहीं, गरिया के बैठा देंगे कि नहीं बहुत गंदा बता रहे हो, तब तो उसका तारीफ ही करेंगे ना। तो तारीफ करना, सकारात्मक फीडबैक देना, सकारात्मक प्रत्युत्तर देना। ठीक है। यही बात है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? लेकिन ये रिमेडियल और पॉजिटिव दोनों को क्यों रखा गया है? मतलब अगर ये तो पॉजिटिव से भी तो देखिए, काम चल सकता था। देखिए क्या हुआ ना, कि एक चीज होती है अलग टुकड़ों में, एक होती है संपूर्ण। ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक सबसे पहले आए हुए थे। सबसे पहले हम लोग जीवन में, जैसे चिंतामणि शुक्ल जी लिखते हैं ना, कि जीवन में हमारे पहले भाव सुख और दुख होते हैं। वैसे शिक्षा में पहला फीडबैक एक निगेटिव था, फिर पॉजिटिव था। उसी को तोड़ के इतने प्रकार ऊपर वाले किए गए हैं। ठीक है। ये सब बाद के आए हुए फीडबैक है, कैसा होता है, समझी? पहले पॉजिटिव या निगेटिव ही था, सकारात्मक फीड प्रत्युत्तर या निगेटिव उत्तर, समझी? ये सब उसके बाद के आए हुए समझ में फीड। आ गया। इसलिए मैंने पहले बोला ना कि इसको आप यहाँ से अलग कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव जो है वो अलग हैं लोगों से। ऐसे आपको फीडबैक सर्च करेंगे ना, तो आपको गूगल पे 20-25 फीडबैक मिल जाएंगे प्रकार। उसमें कई पॉजिटिव में जाएंगे, कई निगेटिव में जाएंगे। फिर आपके काम के इतने से ही प्रश्न आ जाता है काम भर का, इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछता है वो। अधिकतर प्रश्न रिमेडियल से ही पूछता है, आपको राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कौन सा फीडबैक है, तो रिमेडियल फीडबैक रहता है। ठीक है। किसी को कोई समस्या है इसमें? किसी को कोई समस्या है? आगे बढ़ा जाए?
हाँ। आप लोग वो सब रेज हैंड करो जो नोट्स नहीं बना रहे हैं। सृष्टि ने हाथ उठाया है, हाथ निकाल था। पूजा आप नहीं बना रही नोट्स कि मतलब पहले से आपका रेज हैंड है? नहीं, हम बना रहे हैं। अच्छा, पहले से ही आपका हैंड, ठीक ठीक ठीक। चलिए अच्छा है। अब इसके बाद हम जो है इतना समझ दो, आप जो हम लोग 2 चीज़ें पढ़ी आप समझ गए हैं, 2 चीज़ें ना जो अब हमने अभी पढ़ी हैं, इसमें से कोई समस्या नहीं है ना? नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ, तो आप ये सब जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? हायरार्की ऑफ नीड्स, ये सब खैर हम लोग वाइवा भी लेंगे तो पूछेंगे आपसे। अब ये देखिए, ये आई है काम की चीज। इतना हमने पढ़ा कि हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच पाए। इस बार इससे हमारे फर्स्ट स्टेप के पेपर में दो प्रश्न या 3 प्रश्न आए थे इससे जुड़ते हुए, लगभग 2 प्रश्न आए थे। सबसे ज्यादा शिक्षण में जरूरी यही है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है? ये बुद्धि के ऊपर उन्होंने दिया था कि बौद्धिक डोमेन मतलब दिमाग के स्तर पे आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि कैसे काम करती है, उसका निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर क्या है, ठीक है? तो आप अब तक भले कुछ न सही से पढ़े हो, इसको पढ़ के जाइए, इससे आपको एक प्रश्न मिलना ही मिलना है, ठीक है? अब ये कहता क्या है जरा आप उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? इसमें हमको क्या जानना है कि जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, सृष्टि बताना चाहोगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हाँ क्या है? हाँ हाँ। बताओ बताओ क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। हम्म, एक वो 1956 में ये ब्लूम टैक्सोनॉमी देते हैं, हम्म, जो बौद्धिक स्तर पे इंसान कैसे कैसे सीखता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम्म, इन्होंने 5 स्तर दिया था, हम्म। जिसमें सबसे ज्यादा जो दिमाग का यूज होता है वो रिमेम्बरिंग में होता है। सबसे ज्यादा सबसे कम? ठीक है, सबसे कम, तुमको ज्यादा बोल दिया। सॉरी। हाँ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रटना। रटना में माइंड का सबसे कम यूज होता है, फिर उसके ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग, जब हाँ, समझ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई नर्सरी का बच्चा है, वो सुनाता है जॉनी जॉनी यस पापा, उससे आप मतलब पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है बच्चा, तो बताओ, तो नहीं बता पाएगा। लेकिन हम्म, वैसे जैसे जैसे उसकी बुद्धि बुद्धि का विकास होता है, तो फिर वो हम्म, मतलब समझने लगता है, तब वो समझा सकता है कि हाँ, इसमें इस चीज के बारे में बात की गई है। हम्म, उसके बाद आता है कि जब आप कोई चीज समझ गए हैं, तो उसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करते हैं। अब हमारे ज्योग्राफी में एक सब्जेक्ट ही है एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी। हम्म, तो आप जो भी मेथड पढ़ रहे हैं, अब जैसे पहाड़ों पे चले गए तो नाक कान से खून आने लगता है, तो आपने उसको तो पढ़ा है कि हाँ, प्रेशर कम होता है ऊपर जाने पे तो नाक कान से खून आएगा, लेकिन एट उस मोमेंट पे जब आप पहाड़ पे हैं, जब खून आ रहा है, तब आप उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं अपने नॉलेज को, वो अगला स्तर है। हम्म, उसके बाद होता है एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग। अगर हम्म, किसी चीज को आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे हम्म, कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये अच्छा गा रहा है। हम्म, लेकिन अगर उस क्योंकि हमें संगीत के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर संगीत को जानने वाला इंसान अगर उसको सुनेगा तो बताएगा कि हाँ, यहाँ पे सुर इसका गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छा गया। वो इवेलुएटिंग हो गया। और क्रिएटिंग सबसे उच्चतम स्तर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। उसमें होता है कि आप अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को जो आपके पास है, उसका यूज करके नई नई चीजें आप कैसे बना रहे हैं। हम्म। दैट्स इट। ओके। तो आपने सही बताया। देखिए हम एक बार आपको दोबारा हम अपनी तरफ से ले चलते हैं सब चीज़ों पे। सबसे पहले आप लोग बताइए, रिमेम्बरिंग ये कहीं हमने किसी लेवल में पढ़ा था क्या? कि रिमेम्बरिंग किस लेवल में आता है? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल आता है। तो मेमोरी लेवल हाईएस्ट लेवल है ना टीचिंग में? नहीं, बट लोएस्ट है ना। लो प्राइमरी है, एकदम लो है। हाँ, सबसे लोवेस्ट ले। रिफ्लेक्टिव है। हाँ, सबसे लोवेस्ट है ना मेमोरी लेवल, तो मतलब सबसे आसान चीज़ है रटना, हाँ। ठीक है? आसान मतलब सबसे, इसमें दिमाग का जोर नहीं, इसमें आप कितना याद कर पा रहे हैं, उसके कितना रट रहे हैं बार बार। और उसके हल्का से ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेवल हमने पढ़ा था ना, रिमेम्बरिंग के ऊपर कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? हम इसमें फैक्ट्स याद करते हैं, इसमें हम लोग फैक्ट्स के रिश्ते या रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, फैक्ट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं,
उनको हम समझना शुरू करते हैं। आपने देखो यहाँ लिखा है, बगल में लिखा हुआ है रिकॉल फैक्ट्स, हम फैक्ट्स को याद करते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते हैं। अब उनको हम एक्सप्लेन मतलब उनके बीच जो रिश्ते हैं हमने आपने देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ थी ना, यूज ऑफ फैक्ट्स या क्या था उसमें, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, ठीक है। मतलब वो कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से, हम उस चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। सबसे नीचे का लेवल है ब्लूम टेक्सोनॉमी, सबसे नीचे क्या है, रिमेम्बरिंग है। उसके हल्का से ऊपर क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को आप समझते हैं जब। उसके और ऊपर क्या है, अप्लाइंग, मतलब आप जो समझ चुके हैं उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब अभी तो हमने पढ़ लिया 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन कक्षा में आप जाते ही कुछ और ही शुरू कर दिए। मतलब हमने अभी तो चीज़ों को पढ़ा, याद किया कि ऐसे ऐसे गैगने समझाते हैं चीज़ों को, हम उसको समझते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे कैसे काम करती हैं। आप ये बताइए कि चीज़ों को समझ जाना जरूरी है कि उसको अप्लाई करना भी जरूरी है, ये बताइए, कोई बताए। अप्लाई करना जरूरी है, अप्लाई अप्लाई करना, अप्लाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्योंकि किसी भी चीज को जब हम समझने व्यवहार में से क्या लाएंगे फायदा तो जब उसको, अप्लाई नहीं होगा तो। बताइए, रुपये सर बताइए आप क्या कह रहे थे। किसी चीज को व्यवहार में लाने पर ज्यादा ठीक रहता है, हाँ ऊपर ऊपर ठीक। करने से थोड़ा ही होगा। हाँ देखो ठीक रहता है, उसका एक चीज़ और देखिए ना, हम लोग एक अच्छा रूप देखते हैं। जैसे आप लोग इसमें जीआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, आपने रिमेम्बर कर लिया कि आपको हाँ, जीआरएफ करना है। अब आप ये समझ गए कि जीआरएफ क्यों करना है, आपने पूरा शेड्यूल बना दिया। जब आप शेड्यूल में खुद को अप्लाई नहीं करेंगे, आपने टाइम टेबल बना दिया, समझ रहे हैं कि हाँ पढ़ने से जीआरएफ होगा, और पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस समझ गए हैं कि हाँ पढ़ने से जीआरएफ होगा। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा ना, टाइम टेबल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। तो अप्लाई से जरूरी है कि समझना कुछ। अच्छा आप बचपन से सुने हैं ना, हम लोग बचपन से कि बेटा अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। आप समझ गए अच्छा काम करने से अगर पुण्य कहीं होता है तो मिल जाता है आपको, कि कहीं छुपा है पुण्य तो आपको मिल जाएगा वो। आप समझ गए चीजों को। लेकिन आप जिंदगी में बुरा कर रहे हैं कि नहीं यार, तो लेकिन जब जो समझे आप उसको अप्लाई करना जरूरी है ना, वरना उस ज्ञान का क्या मतलब हुआ। अप्लाई जरूरी है कि आप उस चीजों को, उस ज्ञान को कहाँ प्रयोग करते हैं उसका, ठीक है। आपने मतलब आपने समझ लिया, पीएचडी इंटरव्यू में गए आप नहीं बता पाए उसको, आप अप्लाई मतलब समझा नहीं पाए, तो क्या मतलब हुआ फिर। तो अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई की देखिए ये जो तीनों हैं, ये तो हैं, ये जो ऊपर के तीन है इससे क्रम पूछता है। जिसने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया होगा उसमें अगर आप लोग के दिमाग चले, उसमें एक प्रश्न आया था कि ब्लू हाईएस्ट लेवल कौन सा है, उसमें विकल्प था क्रिएट का। याद आया किसी को? किसी को याद आया क्रिएटिंग दिया था? चलिए नहीं याद आया ना, अगले जब हम हाँ लोग हाँ याद आ गया, क्रिएशन लिखा हुआ था। हाँ सोचिए इस बार के पेपर में आ चुका है, ऐसे सेकंड टर्म में आया था एक प्रश्न, में भूल गया। अगली बार मैं दोनों प्रश्न लेता हूँ आपके सामने। तो आप सबसे हाई, अच्छा एनालाइजिंग मतलब विश्लेषण करना होता है। आप बैठे, आपके लिए क्या है, ये लड़का अच्छा लिखा, ये लड़का खराब लिखा, आपने विश्लेषण किया। ये अप्लाई थोड़ा ज्यादा कठिन है, क्योंकि आप जब समझेंगे चीजों को अप्लाई करना जानते हैं तभी आप समझ पाएंगे कौन सही कौन गलत है ज्यादा, ठीक है। आप उनको एक दूसरे से जोड़ पाएंगे कि ये सही है ये गलत है। उसके हल्का ऊपर आप इवेल्युएट मतलब आप अब रखते हैं, जस्टिफाई मतलब आप अब रखते हैं कि कौन सी चीज ऊपर है कौन सी चीज नीचे है। मतलब नंबर देना जो होता है ना, आप नंबर सिस्टम, किसी को 10 में 4 नंबर किसी को 5 मिलता है, वो बड़ी चीज है, तो आप अच्छे से कर रहे हैं। आप पहले पढ़ के उसका एनालाइज विश्लेषण करते हैं ना, तब क्या उसको उस हिसाब से आप नंबर देते हैं। उसको इवेल्युएट मतलब उसका एक होता है ना, विश्लेषण, विश्लेषण होता है फिर संश्लेषण होता है। इवेल्युएशन मतलब आप क्या करते हैं, आप उसको एक जस्टिफाई मतलब एक जज करते हैं कि ये चीज सही है गलत है, ये अच्छी है कि ये अच्छी है, ठीक है। आपने पढ़ तो लिया कि जैसे मान लीजिए दो स्कूटी है, ठीक है। आपने एनालाइज किया कि ये स्कूटी, इसकी विशेषताएं ये है, इसकी विशेषताएं ये है, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक स्कूटी है। अब आप इवेल्युएट करके क्रम देंगे, ये ज्यादा अच्छी है ये कम अच्छी है। ये आप कब करेंगे, एनालाइज कर चुके होंगे। और सबसे कठिन है क्रिएट। अच्छा किसको इसको लगता है सृजन सबसे कठिन है, सृजन, चीजों को रचना या लिखना सबसे कठिन कौन मानता है? आप लोगों को क्या लगता है, करना कठिन मतलब इसमें सबसे कठिन आपको क्या लग रहा है? आपको जीवन में कुछ करना हो तो सबसे कठिन आपको क्या लग रहा है? किसी भी चीज को नया सिरे से सृजन करना ही सबसे ज्यादा कठिन होगा। हाँ क्योंकि हाँ, देखिए, क्रिएट करना सबसे ज्यादा कठिन है क्योंकि पूरा सोच के फिर उसको बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए हम क्या होगा, किसी कविता की आलोचना करते हैं ना, एनालाइज करते हैं उसके बारे में, बात करते हैं कि ये ऐसा अच्छा हो, एवेल्युएट करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है ये बहुत गंदा है, एवेल्युएशन कर दिए। लेकिन कविता लिखना बहुत बड़ी चीज है, उसमें भाई आपको नया काम करना है कुछ। क्योंकि अगर आप ये करेंगे फिर
जैसे मान लीजिए वित्सा जैसे कविता लिखती है तो उसको मैं आके उसको इवेल्युएट करता हूँ या एनालाइज करता हूँ कविताओं को। तो ये होता है, ये क्रम है उसका एक। आप जीवन में कुछ भी कीजिए, भले रात भर मत सोइए, पर इसको याद कर लीजिए क्रम से। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। इसमें किसी को कोई समस्या आप पूछ लीजिए, कोई भी समस्या हो इसमें, क्योंकि इससे प्रश्न आना ही आना कन्फर्म है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर 2 प्रश्न है ना तो एनालाइज एक और प्रश्न ये रहेगा। इवैल्यूएट में क्या अंतर होता है जरा, मतलब हमको देखो, क्योंकि दोनों एक जैसा लग रहा है। नहीं दोनों अलग है। एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण, आप विश्लेषण करते हैं, ठीक है। इवेल्युएट मतलब संश्लेषण। देखो, एनालाइज जब तुम पढ़ो केवी समाधान से, वो कहते क्या है कि एनालाइज मतलब होता है कि कई चीजों को तोड़ के देखना, उनके बीच रिश्तों को देखना, ठीक है। कि ये कबीर हैं, ये तुलसी हैं, ये निराला है, ये हैं, ठीक है। हमें विश्लेषण तो समझते हो कि नहीं, विश्लेषण करना उनका, कि ये इनके अंदर ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। जब हम जज या जस्टिफाई करते हैं कि ये ज्यादा अच्छे हैं, तो ये इवेल्युएशन हो गया ना, हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं ना आप, तो ठीक है। एक होता है विश्लेषण एनालाइज, एक होता है संश्लेषण। केवीएस समाधान क्या लिखे हैं, वो कहते हैं हम चीजों को अलग अलग करके देखते हैं, उनके अंदर रिश्ता देखते हैं या उनकी विशेषताओं को देखते हैं, ये एनालाइज एनालाइज होता है या विश्लेषण होता है। जब इनको जोड़ के हम जस्टिफाई करते हैं, एक कर देते हैं कि सबसे अच्छा ये है तो सबसे खराब ये है, तो उसको इवेल्युएट करते हैं। जैसे मान लो विदिशा, जैसे मैंने तुम्हारा निबंध पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने हम तुम्हें समझ गए, समझ गए। सुनो तो, जैसे तुम्हें नाटक मैंने पढ़ा था एक बार, याद है? मैंने कहा कि इसमें अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, समझ गए। फिर मैंने आगे मार्किंग की इसमें हाँ, कि हम इसको हाँ, इतना नंबर दे पाएंगे, इतना नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये एवरेज मतलब उसको कितना जज हाँ। करते हैं, उसको किस स्थान पर रखते हैं, ठीक है। एनालाइज समझ लीजिए, विश्लेषण क्या होता है कि आप चीजों को अलग अलग देखते हैं, कि अच्छा बुरा देखते हैं। इवेल्युएट मतलब आप उसको रख देते हैं कि हाँ सबसे अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। एनालाइज मतलब विश्लेषण, आप चीजों को समझते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग आप चीजों को समझते हैं ना, यहाँ एनालाइज मतलब उसका विश्लेषण करते हैं कि शुक्ल जी के अंदर ये अच्छाइयाँ थी, ये बुराइयां थी, नामवर सिंह के अंदर ये अच्छाइयाँ थी, ये बुराइयां थी। अब आप कह देंगे कि शुक्ल जी बड़े थे, तो कोई कहते हैं नामवर जी बड़े थे, उन्होंने इवेल्युएट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा क्या है भाई, आप शुक्ल नामवर की तो बात कर रहे हैं, आप भी कुछ लिखिए आलोचना, क्रिएटिंग हो गया, सबसे हाईएस्ट हो गया वो। तो क्रिएट को हम किससे, अच्छा आप लोग बताइए, क्रिएट, इवेल्युएट, ये सब को हम लोग अगर रखना चाहें तो किस टीचिंग लेवल में रख सकते हैं हम इसको? मैं वही अंडरस्टैंड रिफ्लेक्टिव किस में रखेंगे इसको हम? हम्म क्रिएट को देखो रिफ्लेक्टिव में रखेंगे, मतलब देखो ऊपर के रिमेंबर को तो देखो, मेमोरी में रखेंगे, देखो ऊपर के जो तीनों अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे, अप्लाई को भी रिफ्लेक्टिव में रखेंगे, हमको ऐसा लगता है। ऊपर के जो चार है वो चारों चार रिफ्लेक्टिव में चारों है। रिफ्लेक्टिव हैं, ठीक है। तो आप, मैं मानूं कि आप लोग क्रम याद कर लेंगे, हाँ? हेलो? हाँ, याद हो जाएगा। हाँ हो जाए। चलिए ठीक है, तो ये क्रम मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ARF निकालना है तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको याद करना है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 ही प्रश्न आते हैं, अगर एक प्रश्न आता है केवल टीचिंग, तो एक प्रश्न इसी से रहेगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से। इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, इतना ज्यादा, ठीक है। तो हमने जितनी थ्योरी पढ़ी थोड़ी कठिन है, पर आप उसको क्रम से लिख के याद कर लीजिए, नहीं तो आपका जीवन बहुत खतरे में हो जाएगा JRF के लिए, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद करें, जो क्रम है इसका ना, इसको जरूर याद करें। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई है, फिर एनालाइज है, फिर इवेल्युएट, फिर क्रिएट है, ठीक है। अब देखिए इसी में एक नई चीज अब पूछता है ना, खैर नई तो नहीं है ये चीज आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, ये चीज उसी से जुड़ी हुई है। एक मिनट ना, ये गलत कर दिया मैंने, इसी से जुड़ी हुई चीज है ये। बहुत छोटी, इसको थोड़ा बड़ा कर दें क्या? बहुत छोटा दिख रहा होगा ये, एक मिनट ना। ठीक है चलिए, तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमने अभी क्रम पढ़ा ना, कभी कभी ये क्रम थोड़ा घुमा के दे देता है, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, कुछ अलग शब्दों में दे देता है। वो शब्द इस प्रकार है, किस प्रकार है देखिए, नॉलेज, ये अब ज्ञान पे काम करेगा, नॉलेज पे काम करेगा। नॉलेज है आपको, चीज़ों की नॉलेज है, उसके बारे में समझते हैं, कंप्रहेंशन समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन, एनालिसिस,
सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। एनालिसिस क्या होता है, मैंने बात की, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण। ये शायद केस मैदान में ये शायद यही दिया है क्या, जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं, शायद यही दिया है, इसमें एनालिसिस सिंथेसिस करके दिया हुआ है। तो ये आपसे इस बार तो परीक्षा में, पिछली बार उसने इससे पूछा था, इससे पूछा था, इस चार्ट से पूछा था। पर कभी कभी सृष्टि मैंने तुमसे बोला था एक चीज लिख लेना, तो तुमको यही लिखना है, ये चीज लिखनी है। पेपर मतलब मैंने देखा 2021 पेपर में ऐसा क्रम दिया हुआ था उसमें, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका रिमेंबर में क्या होगा, नॉलेज है, रिमेंबर, आप ज्ञान आपके पास है, कंप्रेंशन को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई करना, अर्थ में ऐसे अप्लाई वैसे एप्लीकेशन, एनालिसिस वहां पे था ही, उसके बाद एनालिसिस साथ सिंथेसिस जोड़ दिया है उसने, और लास्ट में इवैल्यूएशन कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे एक चीज क्रिएटिंग हो सकता है इसके आगे, अगर आपको विकल्प में क्रिएटिंग ना दिखे तो उसके जस्ट नीचे क्या है, आप बताए, कोई बताए क्रिएटिंग जस्ट नीचे क्या है। अगर क्रिएटिंग ना देखे मुझे हाईएस्ट कौन है, फिर आप क्या लगाएंगे, कोई बताए। इवेलुएट, हाँ, इवैल्यूएशन उसके, इवेलुएट था ना। हाँ हाँ हाँ, इवैल्यूएशन उसके नीचे एनालिसिस लगाएंगे। अगर सिंथेसिस है तो इवैल्यूएशन जस्ट नीचे सिंथेसिस रहेगा, उसके नीचे एनालिसिस रहेगा। आप इसको बस क्रम से याद, जैसे हमने एक क्रम देखा हमने ना, कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई। देखो वहाँ रिमेंबर की जगह यहाँ पे क्या आ गया था, नॉलेज आ गया था, ठीक है। अंडरस्टैंड की जगह क्या आ गया था, कंप्रहेंशन, समझना आ गया था, ठीक है। अप्लाई की जगह एप्लीकेशन आ गया था। यहाँ एनालिसिस था, एनालिसिस के आगे की 3 अवस्थाएं, एनालिसिस, सिंथेसिस, मतलब एनालिसिस में चीज़ों को अलग अलग करते हैं, सिंथेसिस में एक कर देते हैं, सिंथेसिस के तुरंत बाद आपका इवेल्युएट होता है, ठीक है, चीज़ें इवेल्युएशन में आती हैं। तो आप अगर चाहें इसको अलग अलग भी याद कर सकते हो, बस नाम में याद रखना क्रम में कौन कैसे कैसे है, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा नहीं आप लोगों को ये दोनों क्रम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसको नीचे से ऊपर याद करेंगे, पूरा क्रम याद कर लेना, और एक दूसरा ये क्रम याद कर लेना आप। इस क्रम से पेपर हमेशा नहीं, कभी कभी ये क्रम पूछ लेता है, तो मुझे क्या लगा कि आपको बताना जरूरी है कि आप ये क्रम भी याद रखें, नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ठीक है। ये क्रम आप लिख लीजिएगा, बताए आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा है ना, बस आप इसको लिख के समझ लीजिए कि हाँ ये कोई चीज होती है, ठीक है। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन भी है। इवैल्यूएशन आप समझते कि नहीं, इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन। हाँ, ये ज़्यादा सही, आप इसके बारे में आप जब बताते हैं तो इवैल्यूएशन में आ गया। अब जो एनालिसिस और सिंथेसिस है ना, दोनों लगभग आपको एक जैसे लगती हैं, ठीक है, आप सुनते होंगे। इसको हम लोग हिंदी में विश्लेषण कहते हैं, इसको संश्लेषण कहते हैं, मतलब हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में। विश्लेषण क्या होता है, आपको चीज टुकड़े टुकड़े में करके, टुकड़े टुकड़े को समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है, कि जब हम छायावाद के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम छायावाद अच्छा बताइए, अगर आपको हमको जानना है कि छायावाद क्या है या कैसा है, उसके लिए हम पहले सबको जान जाएं कि हमको पहले छायावाद के सब कवियों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। आप बताइए। पहले कवियों की प्रकृति देखना पड़ेगा ना, कहाँ-कहाँ झुकान है उनकी कविताओं में, कहाँ-कहाँ कैसे, किस हाँ टॉपिक को वो लोग लेकर ज़्यादा। हाँ, तो जब आप अलग, तो मतलब चीजों को अलग अलग करके देख रही हैं ना आप, ये प्रसाद हो गए, आपके पंत हो गए, निराला हो गई, महादेवी हो गई ना, आपने इनका एनालिसिस किया कि इनके अंदर प्रकृति प्रेम इतना है, देश प्रेम इतना है, ये इतना है, आपने चारों का एनालिसिस किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब छायावाद के बारे में बताएंगे तो आप चारों की विशेषताओं को एक साथ बताएंगे, कि छायावाद के कवि रहस्यवादी हुआ करते हैं। जब आप बात करेंगे ना, आप चारों को एक कर देंगे, चारों की विशेषताओं को एक करके बताएंगे। तो ये जो होता है इसको सिंथेसिस कहते हैं, हिंदी में इसी को संश्लेषण कहते हैं। मतलब आपने पहले चीजों को अलग अलग करके देखा, फिर उसकी सबको मिला के उसकी विशेषताएं एक जगह आपने बताई कि इसकी विशेषताएं ये हैं। मतलब यहाँ जो ब्लूम बताते हैं वो सिंथेसिस को अलग नहीं करते हैं वो, लेकिन यहाँ थोड़ा जो आगे और विद्वान आते हैं वो सिंथेसिस को अलग अलग कर देते हैं, कि आप पहले चीजों को समझेंगे क्या क्या है, फिर उनके एक विशेषता एक एक बार में बताएं क्या क्या है, कि छायावाद में ये विषय, मतलब छाया। अब आप निराला की विशेषता की बात नहीं करेंगे इसकी, अब आप छायावाद की विशेषता की बात करेंगे, तो इनमें रहस्यवाद था, प्रकृति वर्णन है, ये आप सबके बारे में एक साथ करें, ये सिंथेसिस है। अलग अलग जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये क्या है, जो आप अलग अलग पढ़ते हैं उनके बारे में, ये एनालिसिस है। जब
सबको मिला के समग्र एक बताते हैं कि छायावाद की विशेषता ये है, ये सिंथेसिस है। और उसके बाद सबसे अच्छा छायावाद अच्छा मतलब होता है ना, विशेषताएं आपने बता दी छायावाद की ये है। अब आपने उसको अच्छा कह दिया, जैसे शुक्ल जी ने तो गिरा दिया छायावाद को, आपने अच्छा बताना बोलो, आपने उसका वैल्यूएशन कर दिया। सही है। अब समझ में आया पूजा जी आपको क्या है ये एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों, कि अब भी थोड़ा भ्रम है? हाँ, समझ में ठीक है, आ गया। तो आप नहीं आ गया। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं दोनों चीजें क्या क्या थी? आप बताइए किसको किसको ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ गया है कि क्या था ब्लूम टैक्सोनॉमी?